चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप 18 पढ़ रहे थे हम लोग, राइट। तो ग्रुप 18 में हम पढ़ा दिए थे आपको ग्रुप 18 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बस हमने आपको पढ़ाया था कि कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, बस। ठीक है, 4-5 चीजें पढ़ाया था हमने आपको। क्या क्या पढ़ाया थे ये भी बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि सारे नोबल गैस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, एगो को छोड़ के। सबसे आखिरी वाला कौन सबसे आखिरी वाला है बताओ? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सबसे आखिरी वाला रेडॉन है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ग्रुप 18 ऐसा इकलौता ग्रुप है जिसमें सारे एलिमेंट गैसियस स्टेट में है। याद रखना, सारे लोग गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन सब गैस है। बाकी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। अच्छा, ग्रुप 17 एक ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों स्टेट एक साथ दिखने मिल जाएगा। वाओ, कैसा लगा मेरा मजाक? देखो इधर ग्रुप नंबर 18 सब गैस। इसमें देखो ये दो गो लिक्विड, सॉरी गैस, फिर ये गो लिक्विड और सॉलिड। तो बोलो क्यों सर सब में ऐसा हो रहा है? तो भाई इसमें गैस है, सॉलिड है, गैस है, सॉलिड है। इसमें देखो इसमें गैस है और लिक्विड है, सॉलिड है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो हाँ बोलो। सॉरी, सॉलिड है और लिक्विड है, गैस नहीं है, राइट। तो तीनों स्टेट किस ग्रुप में है? पूरे पीरियोडिक टेबल में एक एक ग्रुप है, ये वाला। ठीक है, याद रखना। 17 और 18 को खास बात बताया मैं तुमको। उसके बाद हमने आपको बताया होगा कि हीलियम अपने एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा नोबल गैस कौन सा पाया जाता है? आर्गन। पूरे प्रकृति में 1% अदर गैस है, उस अदर गैस में ही ये पूरे नोबल गैस पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि रेडियम जो बनता है, रेडॉन से रेडियम से अल्फा निकाल लो तो रेडॉन बन जाता है। रेडियम रेडॉन कंफ्यूज मत होना। देखो ये रेडियम है, इससे रेडॉन बनता है, रेडियम रेडॉन। ओके, अल्फा एमिट करने पे, अल्फा मतलब हीलियम एमिट होता है, हीलियम। चलिए, तो उसके बाद हमने यहाँ लिखा है कुछ, लिक्विड हीलियम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। जो हीलियम को जब ठंडा करोगे ना तो लिक्विड हो जाएगा। कोई भी गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड हो जाएगा। आपको हम बता देंगे कितना ठंडा करना है, -269। ठीक है, -269 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओ गॉड, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा करने पे क्या होता है, कोई भी चीज लिक्विड बन जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड और गैस का रिश्ता है, सॉरी लिक्विड और गैस का। तो अभी हमको गैस से लिक्विड बनाना है तो बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी। ठीक है, ओके। तो हीलियम को इतना ठंडा करोगे तो वो लिक्विड हो जाएगा। और दो फॉर्म में होते हैं, कुछ नाम नहीं दिया इन्होंने, बस ऐसे लिखा है फॉर्म 1 फॉर्म 2। तो फॉर्म 1 से फॉर्म 2 चेंज करेंगे तो उसका नाम होगा लैम्डा पॉइंट। ऐसा कुछ एक और पॉइंट मिला है ना, याद है तुमको? कोई पॉइंट था बताइए, सल्फर में मिला था, बताइए। आपको कोई एक पॉइंट मिला होगा टेम्परेचर का, ऐसा ट्रांजिशन टेम्परेचर मिला है। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या था? 369 केल्विन। अभी भी याद नहीं आया इतना हिंट देने के बाद भी? बहुत शर्म की बात है, इतना पढ़ाते हैं हम लोग। 369 केल्विन पे, 369 केल्विन से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता था? मोनोक्लिनिक रोम्बिक। याद करो, दो नाम था, याद आ रहा है? बीटा सल्फर। और उससे कम टेम्परेचर पे अल्फा होता था। उस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म स्टेबल होता था। तो आपको इतना पढ़ाया गया होगा। ओके, एस ब्लॉक। अच्छा हाँ, उसके बाद इधर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि वाई नोबल गैस को नोबल गैस बोलते हैं। तो बहुत आसान है, हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा। देखो हीलियम 1s2, इसमें एक आखिरी सेल s है और पूरा भरा हुआ है। नियॉन, नियॉन का आखिरी p है तो भी पूरा भरा हुआ है। तो जितने भी नोबल गैस है उनमें एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? कि सबका आउटर मोस्ट सब सेल फुल फिल्ड है, बस यही मेन कारण। अब आपका पेट भरा हुआ है तो आप डबल खाना तो नहीं खा सकते। वैसे ही इन नोबल गैस का ऑर्बिट पहले से भरा हुआ है तो ये और इलेक्ट्रॉन ना लेंगे ना देंगे। ओके, इसलिए इनको नोबल बोलते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी ग्रुप में आपको कॉन्फ़िगरेशन समझाया गया है कि 18 ग्रुप है तो लास्ट में 8 गो आना चाहिए टोटल मिला के, एस और पी। देखो, तो एस में 2 रखेंगे, पी में 6 गो, टोटल 8 हो गया। अब देखो एस भी बढ़ गया है, पी भी बढ़ गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। अब इसमें एक डबल स्टार मारा हुआ है हीलियम। तो हीलियम इकलौता एस ब्लॉक का नॉन मेटल है, बट इसको रखें नोबल गैस के साथ। याद रखना, ये बहुत अत्याचार हो गया, नहीं हो गया अत्याचार? है एस ब्लॉक का, देखो ये एस ब्लॉक का है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है, बट रखे हैं पी में इसको। समझ में आ रहा है? लड़कियों के हॉस्टल में बॉयज को रख दिए, कैसा हंगामा हो जाएगा। बॉयज के हॉस्टल में गर्ल्स रख दिए, वैसा ही एस ब्लॉक में के को उठा के कहाँ रख दिए हम लोगों ने? पी ब्लॉक में। तो हीलियम भाई चुपके से आ गया है, ध्यान देना इसको, काम करता उधर सफाई का। ऐसा तुम गलत मत सोचे यार, तुम लोग गलत सोचने लगते हो। बॉयज गर्ल्स का हमने एग्जाम्पल दिया तो सफाई करने वाले हो सकते नहीं, जेंट्स स्टाफ। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम के बाद नियॉन। तो नियॉन का क्या है आपको भी पता है, पीरियड नंबर 1 पीरियड नंबर 2। तो 2 है तो लास्ट में ऐसा आता है 2s2 2p6, याद है? सामने में हम नोबल गैस लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हीलियम।
तुमको याद होगा ना, हीना नीना और करीना का जेरॉक्स रंगीन। इसमें नोबल गैस लाइन से लिखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसका आ जाएगा 3s2 3p6, फिर इसका आ जाएगा 4s2 4p6, और यहाँ आता है 3d10, फिर 5s2 5p6, फिर 4d10, फिर अगला देखो 6s2 6p6, उससे कम 5d10 और 4f14। ये आपको याद हो गया होगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने का टेक्निक। 2 को में sp आता है, फिर 2 को में dd आता है और आखिरी वाले में f आता है। याद है सब बातें? ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही जबरदस्त। आप देख लो सबके आउटर मोस्ट सेल पूरा भरे हुए हैं। अब बात करते हैं बच्चों अगले प्रॉपर्टी की, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आप नोट कर लें। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों दूसरा नंबर, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसका डेफिनेशन तो तुम जानते होगे, इसको डेल्टा आई एच दिखाते हैं ऐसा सिंबल। और ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है इंडोथर्मिक। तो डेफिनेशन होता था द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी अकेला एटम में से जितना इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी। अब बहुत ही आश्चर्यजनक बात बताने वाले हैं कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 is maximum among all groups। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी ग्रुप नंबर 18 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। और आप ये बात जानते भी होंगे, इधर से इधर जाते हैं तो साइज कम होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। बट यहाँ एक्सेप्शन है, तो वो याद होगा, क्योंकि ग्रुप 17 से बड़ा होता है 18 साइज में। क्योंकि सबसे छोटा तो हम फ्लोरीन को बोलते हैं ना, नियोन और हीलियम को तो नहीं बोलते। इसका मतलब जरूर 18 का साइज 17 से बड़ा होता होगा साइज, राइट? ठीक है, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा उसी का है। तो अक्सर आपसे कोई पूछे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो कोई बोले ग्रुप 15, देखना थोड़ा समझना दिल से, हम तो कुछ ये समझाते हैं। देखो ग्रुप नंबर 14, ग्रुप 14, उसके बाद ग्रुप 15, फिर ग्रुप 16, फिर ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो सबसे हाईएस्ट ग्रुप 18 है पूरे में। उसके बाद 17 16। साइज इधर से इधर जाते हुए क्या होता है बताओ? डिक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, हो भी रहा है, बट एक जगह लफड़ा होगा। देखो यहाँ पर 16 से ज्यादा 15 का हो जाए, क्योंकि यहाँ हाफ फील्ड है। याद आ रहा है? इसमें P में 3 आता है, याद है ना? 15 में P में 3 आता है, हमने ही पढ़ाया था। हाफ फील्ड है तो मोर स्टेबल हो जाएगा। ओके, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 वालों से ज्यादा हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन का ज्यादा ऑक्सीजन से, जबकि होना इसका ज्यादा चाहिए। बाकी ठीक है, यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ एक्सेप्शन है नहीं। एक्सेप्शन जैसा लगता नहीं बट असली में है, क्योंकि देखो साइज तो इससे बड़ा है, इसका साइज तो इससे इसका बड़ा, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ही ज्यादा है। अब सवाल है क्यों? तो जवाब बहुत सिंपल है भाई, अभी हम तुमको बताया, इसका पेट भरा हुआ है। बस सभी सवाल का जवाब यही है, ये ऑलरेडी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इसके भरा हुआ है। अब ये बताओ किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, क्या जरूरत है बे? जरूरत क्या है बोलेगा? आएगा कोई मांगने के लिए, भाग, मेरे को देना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। क्यों नहीं देना? लेना है, स्टेबल है हम। तो याद रखना ग्रुप 18 का मैक्सिमम ये है। अच्छा, बाकी ग्रुप 18 में बात करो तो बाकी जैसे सभी ग्रुप का होता है, हीना नीना और करीना का। रेडॉन तो पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। रेडॉन तो रेयर है ना, रेयर भी है, रेडियो एक्टिव भी है, इसको मत पढ़ो। अब देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बताइए? डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो अगर आपसे पूछे हम, अब से अगर हम आपसे पूछे, अगर हम आपसे पूछे बच्चों कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका है, तो हीलियम का, और सबसे कम किसका है? जेनॉन का। याद रखना, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं कि हीलियम हैज
मैक्सिमम पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड xenon has less ionization enthalpy in group AT. बोलना जल्दी निकल लो, ये तो बस सर आगे तो निकालना रहता है। पॉज तो करके चलता है। लो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें बच्चों जेनॉन की तो बात हटा देते हैं हम लोग कि वो रेडियो एक्टिव हम बार बार बता रहे हैं। अब देखो ऊपर से नीचे आओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो इसलिए हीलियम का, और सबसे कम किसका होगा, जेनॉन का। याद रखना जेनॉन है लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 18। फिर से हम आपको बता रहे हैं कि जेनॉन, क्योंकि हम आगे इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जेनॉन हैज लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप 18। ग्रुप 18 में सबसे कमजोर आयनाइजेशन एंथैल्पी का है। समझ में आ रहा है? मतलब आयनाइज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता। आयनाइज क्या होता है, हम एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसको एनाइज करने के लिए कम एनर्जी लगेगी। सुन लो, हीलियम को आयनाइज, जेनॉन को आयनाइज करने के लिए कम एनर्जी लगेगी। हीलियम को बोलोगे भाई तू एनर्जी ले, इलेक्ट्रॉन दे, तो बहुत एनर्जी लगेगा, बहुत ज्यादा, इतना कि तुम्हारे पास उतना एनर्जी नहीं है, मतलब आयनाइज नहीं होगा। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि ग्रुप 18 का हाईएस्ट क्यों है, बिकॉज they have stable electronic configuration. They have stable electronic configuration. समझ गया? इस वजह से सबसे ज्यादा है। ओके 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 ओके। और यहां पर कम क्यों हुआ, तो साइज का उल्टा है, साइज का उल्टा है। तीसरा पॉइंट है एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस, जो भी, आयन तो बनता नहीं है, सॉरी देखो गलत बोल गए, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। रेडियस को हम लोग रेडाई बोलते हैं, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडाई। समझना मेरी बात को दिल से। देखिए हम आपको बताए होंगे कि मेटल का साइज नापते हैं तो उसको मेटालिक रेडियस बोलते हैं, और नॉन मेटल का साइज नापते हैं तो क्या बोलते हैं, कोवेलेंट। तो ये नोबल गैस का कौन सा रेडियस नापते हैं, वैन डर वाल। क्यों? क्योंकि नोबल गैस तो ना कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और ना ही आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो याद रखना, इस बात को हम लिख रहे हैं क्या कि वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस is measured for noble gas. नोबल गैसेस के लिए हम लोग वैन डर वाल रेडियस नापते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। अब सवाल है वैन डर वाल रेडियस नापते कैसे, भी हम आपको बताते हैं। दो मॉलिक्यूल लेते हैं, देखो समझा, जैसे मान लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, ऐसे चिपके रहते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल पूरा चिपके नहीं रहते, दूर दूर भी रहते हैं, एक्चुअली ऐसा रहता है उनका स्ट्रक्चर। ये दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल समझता है ना। अब इनके न्यूक्लियस के बीच की दूरी ले लेते हैं, ये दूरी पूरा, और इसका आधा कर देते हैं, तो एक एटम का रेडियस निकलता है। फिर से दो मॉलिक्यूल होता है, चिपक चिपक के रहता है, तो नोबल गैस के मॉलिक्यूल तो चिपकेंगे भी नहीं, बिकॉज वो तो अकेले अकेले घूमते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा, देखो एक मॉलिक्यूल उसका ऐसा रहा होगा, हीलियम, मान लो एक हीलियम, अकेले ही रहते हैं ना ये लोग मोनो एटॉमिक है। क्या है ये लोग, मोनो एटॉमिक। तो आप कैसे नापोगे, दो हीलियम के बीच की दूरी लोगे न्यूक्लियस के, और उसका आधा करोगे, इस दूरी का आधा करोगे, इस दूरी का अगर आधा करोगे तो तुम बोलोगे हीलियम का रेडियस। क्या लग रहा है, ज्यादा नहीं नाप दिया तुमने, ये बीच का खाली जगह भी तो नाप लिए। समझ में आया? तो वैन डर वाल रेडियस में बीच का जगह भी नाप जाता है। कोई बोला क्यों सर, एक का नाप लो। हम बोले अरे पगला, एक एटम का रेडियस कैसे नापोगे, बहुत छोटा होता है, नापा नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली ऐसे ही नापा जाता है। दो एडजेसेंट अगल बगल लोगों के सेंटर के बीच का दूरी नाप लेते न्यूक्लियस का। कोई बोला ये कैसे नापते थे, एक्सरे डाल के। तो हम एक्सरे डालेंगे, वापस आ जाएगा, क्योंकि एक्सरे न्यूक्लियस को छेद नहीं पाएगा, तुमको पता है। यहाँ से वापस, फिर यहाँ डाले, यहाँ से वापस, हमको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक एक न्यूक्लियस है, उसका दूरी का हम आधा कर देंगे। हाँ बोलो समझा तो।
अब कोई बोले कि यहाँ से गुजार दो तो यहाँ तो पारे हो जाएगा, हमको कैसे पता खत्म कहाँ हो रहा है एटम, हमको कैसे पता कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ तक तो ऐसे ऐसे गुजर जाएगा। फील हो गया ना, पक्का हाँ बोलो। तो इस वजह से बच्चों ऐसी टेक्निक बनाई गई कि दो गो न्यूक्लियस के बीच का दूरी लेके आधा करेंगे। बट हो क्या रहा है कि आप देखो कि ये जो हीलियम उलियम नोबल गैस है अकेले अकेले घूमते हैं, मोनो एटॉमिक रहते हैं और उनके एटम दूर दूर भी रहते हैं। भाई गैस से तो दूर दूर रहेंगे, आपने पढ़ा है गैस में एटम दूर दूर। अब क्या करोगे, आप दो एटम के बीच का दूरी के लेके आधा करोगे तो आपका जो साइज एक्चुअल है उससे ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए वैन डेर वाल्स रेडियस बड़ा होता है, याद रखना। तो अगर आप बात करोगे एटॉमिक साइज की, ध्यान देना इधर, कोई आपसे पूछ लिया ग्रुप 17 और ग्रुप 18 में किसका साइज बड़ा है, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आ रहा है 18 का। बट यहां पर ये कॉन्सेप्ट तो गलत हो गया। आप बचपन में पढ़ोगे कि लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज कमती होता है, पढ़े हो ना, तो वो गलत हो गया। बट वो गलत नहीं है, आप ऐसा समझो कि 17 तक वो सही होता है, लेफ्ट टू राइट हम जाते तो साइज कम 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 कम, यहां तक तो कम हो ही रहा है, इधर बढ़ गया बस। कोई बोला काहे बढ़ गया, काहे ज्यादा है, तो कारण भी लिख लेंगे अब, बिकॉज देखो थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, अब हम यहाँ बता दे रहे हैं। ग्रुप 17 के लिए हम लोग कोवैलेंट रेडियस मेजर करेंगे, ग्रुप 17 के लिए हम लोग कोवैलेंट रेडियस मेजर करेंगे। ग्रुप 18 के लिए हम लोग, ग्रुप 18 के लिए कौन सा मेजर करेंगे, जल्दी बोलो, वैन डेर वाल्स रेडियस मेजर करेंगे। और कोवैलेंट में क्या होता है, देखो इसको कोवैलेंट से समझो। मान लो दो को बॉन्ड कोवैलेंट बनाया तो ऐसे चढ़ जाता है, तुम पढ़ोगे 11th में, जब बॉन्ड बनता है ऐसे चढ़ जाता है, दो को चढ़ गया। अब चढ़ गया तो अब क्या होगा, इसका एक न्यूक्लियस दूसरे का न्यूक्लियस, अब यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी लेके हम आधा करेंगे तो ये तो साइज छोटा ही आएगा ना, उम्मीद से आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बोलो, यस सर छोटा आएगा, छोटा आएगा। तो कोवैलेंट रेडियस फिर से समझा देते हैं, कोवैलेंट रेडियस कैसे नापते हैं, दो एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहता, हाँ बोलो, उन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी लेके आधा, तो जो दो को बनाया रहता ना बॉन्ड, उसका ऑर्बिटल सब लास्ट वाला ऑर्बिटल तो ऐसे ओवरलैप हो जाता है, पढ़े होगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें बताया गया था ये ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनती है कोवैलेंट वाली, तो ओवरलैप हो गया तो थोड़ा सा तो दूरी एक्चुअल से तो कम हो गया उसमें, तो साइज एक्चुअल से कम ही आ जाएगा। तो वही होता है, कोवैलेंट रेडियस नापेंगे तो छोटा नापेगा, वैन डेर वाल्स नापेंगे तो बड़ा नापेगा, इसीलिए। तो कारण हम लोग लिखते हैं बिकॉज, ये क्वेश्चन आता है कि साइज ऑफ ग्रुप 18 या नोबल गैसेस is more because, क्यों ज्यादा है भाई, तो कारण बताया जाता है बिकॉज वैन डेर वाल्स रेडियस is always more than कोवैलेंट रेडियस, यही कारण है, ठीक है। वैन डेर वाल्स रेडियस हमेशा ज्यादा होता है किससे, कोवैलेंट रेडियस से। अब आ जाते हैं इस ग्रुप की बात कर लो, वो तो हम यही बता दिए थे। इन ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 में ऊपर से नीचे जाओगे जैसा कि सभी ग्रुप में होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, जैसा कि सभी ग्रुप में होता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होती है, बढ़ रही है, ठीक है। सभी ग्रुप में बढ़ता है तो इसमें भी बढ़ा, कोई बड़ी बात तो है नहीं रॉकेट साइंस में। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन चल गया, और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट है भाई, ठीक है ना। तो हम तो भी तो ऐसे जानते हैं ट्रेंड किधर से जाते तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है। तो कोई बोले कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है तो गलत, याद रखना सबसे ज्यादा हीलियम का है, मोस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हीलियम। अच्छा सबसे छोटा साइज फ्लोरीन ही है, ये तो पक्का हो गया, क्योंकि 17 वाला से बड़ा है 18 वाला। देखो जब हम पढ़ते थे ना 10वीं में, तो मेरे को बड़ा डाउट होता था, मास्टर बोलता था फ्लोरीन सबसे छोटा, तो हम सोचते थे हीलियम क्यों नहीं छोटा, लास्ट में सबसे तो हीलियम है। तो जवाब आपको अभी 11th में मिलता है आके, 10th में कोई जवाब नहीं दे सकता, मास्टर ही मजबूर है, कहाँ वो वैन डेर वाल्स रेडियस पढ़ाएगा पकड़ के। चलिए तो आप नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रॉपर्टी है बच्चों, 4 नंबर है ना अपना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो डेल्टा EGH, और समझना, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी एक्सो है, एक्सोथर्मिक है। सो इट शुड बी डेल्टा EGH जो होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए, एक्सोथर्मिक है तो निगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
निगेटिव होना चाहिए, ये एक बॉक्स में गिर लो, होना चाहिए। ग्रुप 17 का निगेटिव है, ग्रुप 16 का निगेटिव है, बट ग्रुप 18 का पॉजिटिव है। ये भी एक अलग हो गया कहानी। क्यों? क्योंकि इस ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आप किसी एटम को इलेक्ट्रॉन देते हो, वो उसके बदले आपको एनर्जी देता है। क्लियर? उल्टा है भाई आयनाइजेशन का उल्टा। आयनाइजेशन में तुम क्या दिए? एनर्जी दिए, उसने इलेक्ट्रॉन दिया। अभी आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है समझ लो। आइटम है ये, आप इसको एनर्जी देते हो, या आपको उसके बदले इलेक्ट्रॉन देता है, ये आयनाइजेशन। ठीक है, ये आयनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है, नाम को पढ़ना, इलेक्ट्रॉन गेन, इससे याद आता है, मेरे को भी इससे याद आता है, इलेक्ट्रॉन लेना। आप इसको इलेक्ट्रॉन देते हो, या आपको एनर्जी देता है, मतलब बस उल्टा। तो इसमें ये इंडोथर्मिक है, तो इसमें डेल्टा एच, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है हमेशा, सबसे ज्यादा 18 ग्रुप का अभी हमने पढ़ाया। और इसमें एनर्जी रिलीज होता है, तो इसमें डेल्टा एच निगेटिव होता है क्योंकि एक्सोथर्मिक है। बट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, बिकॉज आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो लेगा ही नहीं, तो कैसे आपको एनर्जी देगा? लेगा इलेक्ट्रॉन नहीं तो एनर्जी क्यों देगा? तो याद रखना, यहां लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of hydrogen of noble gas is positive। ये पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है। क्यों पॉजिटिव होता है? ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से, ठीक है, याद रहेगा ना। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसका टेंडेंसी नहीं होता, इन लोग की आदत नहीं होती इलेक्ट्रॉन लेने की। अगला प्रॉपर्टी है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बात आपको पता होगा, ये सब गैस है, गैस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट निगेटिव होता है, राइट। माइनस में ले जाओगे तो वो लिक्विड बनेगा, और माइनस में जाओ तो सॉलिड बनेगा। तो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन की बात अगर करो तो आपको पता है इधर से इधर जाने पे मास बढ़ती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मास से बढ़ता है। ये सबसे कम इसका है -269 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर बच्चों सेम है। सबसे कम हीलियम का है, ऊपर से नीचे जाने पर, इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस ड्यू टू मास। मास बढ़ रहा है भाई, मास बढ़ने से ऐसा हो रहा है। ओके, अब बात कर लेते हैं बच्चों डेंसिटी की। डेंसिटी का भी यही ऑर्डर है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन सब तो गैस ही है, जेनॉन, रेडॉन। यही डेंसिटी का भी ऑर्डर है बच्चों, यही डेंसिटी का भी ऑर्डर है। डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा मास के हिसाब से। चलिए और हम लोग देखते हैं अदर। अब देखो ध्यान से, अगला 7वां, ऑल, देखो इधर, ऑल नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक समझता है, एक एटम, अकेला एटम रहता है, किसी से बॉन्ड नहीं बनाता है, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सब अकेले अकेले घूमते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, क्योंकि ये किससे रिएक्ट ही नहीं करते हैं। डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल, ये लोग मॉलिक्यूल नहीं बनाते। मॉलिक्यूल समझता है ना, ग्रुप ऑफ एटम, एटम का समूह को मॉलिक्यूल बोलते हैं। 8वां प्रॉपर्टी देखो, ऑल आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। सबके सब या तो कलर नहीं है, स्मेल भी नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है।
वेरी लेस सोलेबल इन वाटर, पानी के अंदर बहुत कम घुलते हैं, बहुत कम, ठीक है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान देना जरा, देन अदर ग्रुप। तो आपको 3-4 चीजें याद रखना चाहिए। सबसे पहली चीज हम आपको बता रहे हैं फिर से, पहला कि नोबल गैस के बारे में क्या क्या खास बात है, पूरे ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं। नोबल गैस की खास बात है साइज बड़ा, दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए निगेटिव है पॉजिटिव, लिखा हमने, लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव। चौथा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, सबसे कम इस दुनिया में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट का हीलियम ही है, याद रखना, सबसे कम। सबका कारण है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या कारण है, ये लोग बॉन्ड नहीं बनाते, अकेले अकेले रहोगे तुम्हारे बीच का फोर्स कितना रहेगा, बिकॉज इंटर एटॉमिक फोर्स इज वंडरवाल फोर्स, इसके बीच में वंडरवाल फोर्स लगता है, इधर ध्यान दो, इंटर एटॉमिक फोर्स इज वंडरवाल फोर्स which is very weak, which is very weak, ठीक है। एटम के बीच का जो फोर्स होता है वो वंडरवाल फोर्स है, और तुमको पता होगा सबसे कमजोर फोर्स है वंडरवाल, सबसे कमजोर, जितने भी अट्रैक्शन वाले फोर्स है उनमें सबसे कमजोर वंडरवाल है। अब सवाल है वंडरवाल कैसे है, क्यों है, तो देखो अगर वो बॉन्ड बनाता तो केमिकल बॉन्ड लगता, कोवेलेंट बॉन्ड वाला फोर्स लगता, आयनिक वाला लगता, लेकिन वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाता है। अगर वो बॉन्ड नहीं बनाता है तो कौन सा फोर्स लगेगा, जब कोई भी एटम के बीच में कुछ भी फोर्स नहीं लगे, दो नॉन पोलर है, तो उसमें वंडरवाल फोर्स है, याद है। और वंडरवाल में भी सबसे गरीब वाला लगेगा, वो वाला क्या नाम है उसका, वंडरवाल के भी 3 टाइप होते थे ना, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक का नाम था लंदन फोर्स, तो इसमें लंदन फोर्स लगेगा। ओ ओ ओ वंडरवाल में भी सबसे दुखी वाला, वंडरवाल में भी सबसे दुखी वाला बच्चों लंदन फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि दो नॉन पोलर, नॉन पोलर समझता है जिसपे चार्ज नहीं हो उसको नॉन पोलर बोलते हैं, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स का लंदन फोर्स वाला टाइप लगता है। अगर चार्ज रहेगा तो डाइपोल डाइपोल लग जाएगा, और डाइपोल डाइपोल थोड़ा अच्छा है, वंडरवाल में भी थोड़ा अच्छा है, ठीक है। आए बात समझ में, सब लिखा होगा। चलिए नोट कर लीजिए, अगला पॉइंट है, कौन सा नंबर चल रहा था, 8वां नंबर, लिख दो हीलियम, हीलियम हैज लोएस्ट, याद रहेगा ना, अभी हमने बताया था, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन एनी नोन सब्सटेंस। अभी तक हम लोग को जितना चीजें पता है ना, उन सब में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है भाई, बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का। नोबल का सबसे कम होता है ये समझ गया ना, उसमें सबसे खराब हीलियम का है। कारण तुमको अभी हम बता दिए भाई, एक तो मास भी कम है, ऊपर से फोर्स भी वीक है। ओके, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप देखोगे ये लोग लेस रिएक्टिव होते हैं, किसी रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि फुल फील्ड है। बट आपको नोट में याद रखना है, देखो नोबल गैसेस आर केमिकली इनॉट, इनॉट यानी डू नॉट रिएक्ट, क्यों, क्योंकि फुल फील्ड है या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 10 बार बता दिए। बट एक साइंटिस्ट है, याद रखना, बट इसको ध्यान से समझना, बट इन मार्च 1962 एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था नेल बटलर, नेल बार्टलेट, क्या नाम है, बार्टलेट है ना, नेल बार्टलेट। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ रहे थे, इन्होंने क्या देखा, ध्यान दो, ऑब्जर्व दैट, ध्यान देना कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ xenon इज सेम।
मतलब हीलियम और ऑक्सीजन और जेनॉन का थोड़ा देखना, थोड़ा कनेक्शन गड़बड़ है बट है। ऑक्सीजन यहाँ टॉप पे है और जेनॉन यहाँ है, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाता है। तो इसका ग्रुप 17 का 18 का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है, बट घटते 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 इसका वाला इसके बराबर हो गया। समझा? मतलब अगर हम ऑक्सीजन को आयनाइज कर सकते हैं, करते हैं ना ऑक्सीजन को, कैसे? फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के, याद करो फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो हम जेनॉन को भी आयनाइज कर सकते हैं। इट मीन्स it is possible to ionize xenon by giving large energy। कितना वो एनर्जी पता है क्या तुमको? वो एनर्जी है बच्चों 1175 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी लगेगा उसको एक एटम को तोड़ने में, 1175 किलो जूल पर मोल। इतना एनर्जी दे करके आप उसको आयनाइज कर सकते हो। इसका मतलब हम बोले थे ना अभी थोड़ी देर पहले बोला था हमने कि जेनॉन के बारे में याद रखना, बोले थे कि नहीं जेनॉन के बारे में कुछ याद रखना। क्या कि जेनॉन 10 इस प्रकार आपको पता चला कि इन नोबल गैस xenon and radon can form compound because they have less ionization enthalpy than, किससे तुलना करोगे? अदर नोबल गैसेस। बाकी नोबल गैस के तुलना में बच्चों जेनॉन और रेडॉन के पास, रेडॉन का वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। तो देखो कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन देख लेते हैं हम लोग। ये लोग सिर्फ कंपाउंड बनाएंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, बिकॉज वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, और किसी के साथ नहीं बनाएंगे। रेडॉन का तो ज्यादा कंपाउंड नहीं है, RnF2 एक ही कंपाउंड है ओनली। इसके ढेर सारे हैं, देखो HCF2, HCF4, HCF6, ये हो गया फ्लोरीन के साथ। अब ऑक्सीजन के साथ भी HCO3, फिर HCOF2, ऐसे कंपाउंड से बना सकता है। कौन बना सकता है ऐसे कंपाउंड? जेनॉन बना सकता है, ठीक है। उसके बाद HCO2F2, HCOF4, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में कि वाई जेनॉन फॉर्म कंपाउंड, तो जवाब यहाँ लिखा है बिकॉज जेनॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने ग्रुप में सबसे कम है, ग्रुप नंबर 18 में सबसे कम है, तो उसको तोड़ना संभव है, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बट हीलियम, नियॉन, आर्गन डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। तुम बोलोगे सर क्या पागलपंती लगा रखे, शुरू से आप बोल रहे हो रिएक्ट नहीं करता और अंत में आके बोल दो रिएक्ट कर लेता है। तो हमने बोला था ना कि जेनॉन को तोड़ा जा सकता है, जेनॉन के दिल में खोट है क्योंकि वो नीचे आ गया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी कम है भाई, उसको तोड़ा जा सकता है। उसको पैसे देके फोड़ लिए सब एनर्जी देके। चलिए अब देखते हैं हम लोग कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन विथ फ्लोरीन। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे जेनॉन फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, ऐसे बनता है, ट्राई टेट्रा, ऐसे। ये कैसे बनते हैं? इट इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है, ध्यान सुनो। इट इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन of xenon and fluorine at high pressure and temperature।
हाई प्रेशर और टेम्परेचर बच्चों देखेंगे इधर जेनॉन है और F2 ले लिए तो बना लेगा XCF2। टेम्परेचर भी लगता है 673 1 बार प्रेशर। अच्छा अगर Xc लिए और F2 लिए रेशियो रखे हमने 1:5 और टेम्परेचर रखे हैं बच्चों 873 और प्रेशर भी ज़्यादा देखो तो ये बना लेगा XCF4। फिर देखो Xc रखें F2 रखें और अभी रेशियो बढ़ा दिए 1:20 और फिर टेम्परेचर वही रखो 673 प्रेशर 60 to 70 बार कर दो ये बन जाएगा XCF6। XCF6 ठीक है याद रहेगा 573 दिया था वही निकलो टेम्परेचर कौन याद करता। चलिए तो ये सब बना लिया हमने कंपाउंड आप ध्यान से देख लें और नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ xenon fluoride। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि सबके सब कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ऑल आर ऑल मतलब कौन कौन XCF2 XCF4 और XCF6 आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे आर ऑल्सो सबलाइन। सबलाइन जानते हो जो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाए गैस बन जाए कपूर जैसा। जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए उसको क्या बोलते हैं सबलाइन। तो ये लोग सबलाइन भी होते हैं बच्चों। दूसरा बच्चों ध्यान दें हाइड्रोलिसिस पढ़ना है दूसरा प्रॉपर्टी में। इस बात को दिमाग में गांठ बांध दो कि ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस बोलो क्या प्रोड्यूस करेंगे तो जेनन प्रोड्यूस करेंगे HF प्रोड्यूस करेंगे याद रखना जेनन प्रोड्यूस करेंगे और HF एंड O2। जैसे देखो इधर जैसे आपने XCF2 ले लिया और हाइड्रोलिसिस कराया वाटर डाला। हाइड्रोलिसिस का मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें वाटर टूट जाए HOH में तो H जाके मिल जाएगा F को तो 2 बार HF हो जाएगा। ठीक है ये 2 बार ले सकते हो आप। दो बार HF हो जाएगा उसके बाद 2 बार O रहेगा तो O2 बना लेगा और क्या बच गया जेनॉन तो जेनॉन निकला। समझा क्या देखो हाइड्रोलिसिस किए तो देख लो ध्यान से। हाँ बैलेंस कर लेना अपना। अगला वाइल जबकि ध्यान दो XCF4 and XCF6 on hydrolysis they also gives XCO3 xenon trioxide। ध्यान देना इधर ध्यान दो XCF4 लिए या XCF6 लिए और इसका हाइड्रोलिसिस किए। देखो हम एक बना रहे हैं तो पहला बनेगा HF बनेगा O2 बनेगा बिल्कुल बनेगा और प्लस XC भी बाहर निकलेगा ये भी निकलेगा प्लस साथ में बन जाएगा XCO3। समझ में आ गया तो हाँ बोलेंगे XC और XCO3 अलग लिखेगा। ठीक है अब देखो अगर तुमने आप इसमें वाटर डाले तो ये बना रहा है डायरेक्ट XCO3 प्लस HF इतने में काम खत्म। XCO3 प्लस HF
वो जेनॉन और O2 भी नहीं बना, ठीक है, HF और O2 ये नहीं बना। तो क्या पक्का है, आप देख लो, हाइड्रोलिसिस करने पे ये Xc बनता है, HF बनता है, O2 बनता है। तो HF पक्का है, देखो HF इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें बना है। अच्छा, उसके बाद आप डाई का करोगे तो ये तीनों बनेंगे। अगर आप टेट्रा हेक्सा में चले गए, इसका नाम जेनॉन हेक्स टेट्राफ्लोराइड, इसका नाम जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अभी हम नाम बताने वाले इसलिए नहीं बताया। चलिए अगला पॉइंट आता है, ये पेपर में आता है, देखना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मतलब पूरा पानी नहीं डाल, इसमें क्या होगा, पानी हम एक्स्ट्रा डाल देते तो पूरा टूट जाता है। इधर ध्यान दो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF6, HCF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो देखो, आपने इसमें हाइड्रोलिसिस किया तो इसमें ऑक्सीजन घुसा, पूरा घुस गया। थोड़ा समझो, जेनॉन है, 6 के 6 फ्लोरीन हटाया और 3 बार ऑक्सीजन जुड़ा, बिकॉज एक ऑक्सीजन 2 को फ्लोरीन के बदले आता है, क्योंकि याद है ना, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है और जेन ऑक्सीजन की 2। बट पार्शियल तो एक ही ऑक्सीजन घुसेगा, एक ही घुसेगा, तो ऐसा बना देगा। देखो Xc, थोड़ा ध्यान देना, दिखा रहा है HCF6 है मैक्सिमम, तो मान लो एक ऑक्सीजन घुसा तो कितना फ्लोरीन बचेगा, 4, 2 को बाहर आएगा। अगर मान लो 2 को घुसा, ये 2 को घुसा तो ये कितना बचेगा, 2। बोलो समझा कि नहीं समझा, आना बोलेंगे, बोलने ऐसा। तो HCF6 में, HCF6 में अगर हम 12 वाटर डालें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, सॉरी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, H2O डालें, तो ये बन जाएगा HCOF4 बन जाएगा, प्लस क्या क्या बच गया, H बच गया तो HF निकलेगा। फिर से एक और, HCF6 में अगर आपने वाटर डाला पार्शियल थोड़ा सा, एक और चांस है वो HCO2F2 बना दे प्लस HF बना दे। जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, जेनॉन डाई ऑक्सीफ्लोराइड, ऐसे ऐसे नाम होगा, ठीक है। इसका क्लियर हो गया। ये देखो, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, और ये वाला भी आ सकता है हाइड्रोलिसिस में। और फुल हाइड्रोलिसिस, सिर्फ हाइड्रोलिसिस बोले तो ये, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे ये। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, देखो जेनॉन पे आपने पानी डाला तो पहले जेनॉन जाकर रिएक्ट कर लिया किसके साथ, Xc किससे रिएक्ट नहीं किया, नोबल गैस से, फटाक से बाहर, Xc नोबल गैस से बाहर निकल गया। उसके बाद फ्लोरीन जाके HF से कर लिया और आपका ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपने 4 और 6 वाला लिया होगा तो वो रिएक्शन जब करेगा तो एक एक्स्ट्रा कंपाउंड HCO3 भी बनेगा, इसमें बना, इसमें बना, देख लो, बना है ना। उसके बाद देखो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जब आप थोड़ा सा पानी डालोगे, इसको समझो, जब आप अच्छे से पानी डालते हो F6 में, देखो तो HCO3 प्लस HF, थोड़ा फील करोगे तो यही चीज यहाँ भी हुआ है, यही चीज यहाँ हुआ है। देखो आप, अब थोड़ा हाइड्रोलिसिस होगा तो पूरे के पूरे 6 फ्लोरीन नहीं हटेगा, पहले 2 को हटेगा तो 1 ऑक्सीजन आएगा। समझा, हाँ बोलो, नहीं समझा, अरे यार बहुत आसान तो है। Xc में 6 गो बॉन्ड है, ऑक्सीजन बना के रखा है, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बनाता है। अब हम थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करें, थोड़ा सा ऑक्सीजन हटा के यहाँ 2 को फ्लोरीन डाल दिए, फिर और 2 को हटा के और 2 को डाल दिए। देख लो समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा ना। यहाँ से 1 ऑक्सीजन आया, 2 को फ्लोरीन डाल के गया, हटा के गया, ठीक है। यहाँ 1 ऑक्सीजन आया, 2 ऑक्सीजन आया, 4 को फ्लोरीन हटा दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से Xc में है 6 गो फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6। अब 2 फ्लोरीन हटेगा तो अकेले ऑक्सीजन आ जाएगा बे उसके जगह, 2 की जगह, फिर और 2 हटेगा तो और 2 ऑक्सीजन आ जाएगा अकेले, फिर ये 2 फ्लोरीन बचेगा। समझा तो हाँ बोलेंगे, नहीं तो हम समझाते रहेंगे यही चीज। अगला पढ़ना है रिएक्शन विद बेस, आप नोट कर लीजिए। अगला डायरेक्शन दिया ना एनसीईआरटी में, यस। अब आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बच्चों ध्यान देंगे तो HCF2 का स्ट्रक्चर बता देंगे आपको, फिर HCF4, HCF6, HCO3 का भी बता देंगे और HCOF4 का भी बता देंगे, ठीक है। हो गया, काम खत्म, इतना ही है।
दिखाओ एनसीईआरटी। इधर ध्यान दें, ये आपका कंपाउंड्स हो गया। हम लोग इसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर गिनेंगे। देखो तो जेनॉन में बच्चों याद होगा 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 को बॉन्ड बनाए तो 6 को खत्म बचा होगा, यानी बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3, टोटल 5 का होता है हाइब्रिडेशन sp3d। हो गया 5। इसका शेप होना चाहिए, तो शेप और ज्योमेट्री में फर्क होता है। इसका होना चाहिए शेप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसा ऐसा याद है आपको कल बताए भी थे। बट इसमें आपको 2 लोन पेयर बनेगा थी यहाँ और यहाँ, तो कौन सा शेप बचेगा? ज्योमेट्री टी शेप। वेरी गुड। अरे टी शेप कैसे बचेगा? एक सेकेंड, लीनियर बचना चाहिए। 3 गो लोन पेयर है ना, सॉरी 3 लोन पेयर होती है, ये भी मिट जाएगा। तो कौन सा शेप बचेगा? लीनियर। एक्सी, तो इधर एफ यहाँ बना लो। चलो अगला देखो, XCF4। यहाँ पर देखो 8 गो में से 4 गो इलेक्ट्रॉन खर्च हुआ, तो 4 गो बचा होगा, तो 2 गो लोन पेयर या 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ध्यान देना। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। देख लो 4 2 6, 3 3 6 7, ज्यादा हो गया, sp3d2 राइट। हाइब्रिडाइजेशन बोलो, 3 2 5 1 6, 6 का होता था ऑक्टाहेड्रल, पता था कि नहीं? अब ऑक्टाहेड्रल में बच्चे बनेगा 2 गो लोन पेयर। देखो ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, इसमें 2 लोन पेयर यहाँ यहाँ बनेगा, तो क्या बचेगा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, जैसे ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल प्लेनर लिखते हैं, उस तरह स्क्वायर के शेप को हम लोग स्क्वायर प्लेनर का नाम देते हैं। प्लेनर मतलब इसी सतह में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे बना देते हैं लोग। ओके, अब XCF6, एक को लोन पेयर बचेगा, 6 बॉन्ड पेयर, एक ही लोन पेयर, तो अब जाएगा sp3d3। अब बन जाएगा ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ऐसा होता है, पेंटागोन बना लो, 2 को डंडी बना दो। ओके, अब एक लोन पेयर, तो लोन पेयर एक और मिट जाएगा। लोन पेयर मिट जाएगा तो कैसा शेप बचेगा? बताओ बच्चों, कैसा शेप बचेगा? पेंटागोनल पिरामिड। इसको इन्होंने नाम दे दिया है डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब समझते हैं, इधर ध्यान दें, ये क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल क्या होता है बच्चों? 6 को होना चाहिए, तो 5 को यहीं पर, 1 ऊपर, टोटल 6 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ऐसा, तो आप देखो इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसा टेढ़ा मेरा है बट है। चलिए याद रखना, इस पे स्टार लगा देना। अब XCO3 का देखो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो XC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, पाई बॉन्ड तो गिनेंगे नहीं। लोन पेयर 2 को बचेगा, 2 4 6 खर्च हुआ, 2 बचेगा ना, तो एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल 4, 4 का sp3, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है, बट उसमें एक लोन पेयर, तो ऐसा आ जाएगा उसके जैसा, NH3 के जैसा, पिरामिडल। इसका देखो, इसका देखो, जेनॉन पे 8 होता है, 8 होता है, 8 में से 2 ये खा गया, 4 ये खा गया, 6, तो क्या बचा? देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, XC डबल बॉन्ड O F F F, तुमको बनाना चाहिए यार। अब बताओ 1 2 3 4 5, 5 को है, तो कितना बॉन्ड पेयर लिखेंगे बताओ? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना? 2 4 6 खर्च किया, एक लोन पेयर, टोटल 6, 6 का sp3 d2 sp3 d2,
इसका क्या है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नहीं, स्क्वायर पिरामिड। अच्छा हाँ, एक लोन पेयर है ना, सॉरी। देखो बच्चों इधर ध्यान दे, लोन पेयर ऐसे बनता है ऑक्टाहेड्रल में, एक लोन पेयर है तो मिटा दो, क्या बचेगा, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बचेगा, स्क्वायर पिरामिडल। फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार देख लो, एक CF2, थोड़ा दिमाग में फील करो, एक CF2 दो को बॉन्ड बनाया, वो तो दिख ही रहा है, और लोन पेयर कितना होगा, 2 4 6 यानी 3 लोन पेयर, 3 2 5, 5 का हमने लिखा। उसी तरह एक CF4 4 को बॉन्ड बनाया, 4 इलेक्ट्रॉन था यानी 2 पेयर, 6 हो गया टोटल। ये लिखता हूं, देखो इसी को मिला के हम यहाँ जोड़ के लिखते हैं, पता है ना। बस आपने दो सीखा कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए, बट बिगड़ गया तो बिगड़ने दो। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसमें बच्चों टेट्राहेड्रल यानी पिरामिड, एक लोन पेयर आ गया। तो इसमें बच्चों शेप कौन सा था अपना, ऑक्टाहेड्रल, बट इसको स्क्वायर पिरामिड बोले क्योंकि दोनों तरफ पिरामिड होगा तब वो ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए आप नोट कर लीजिए इतना फटाफट।